पीएम मोदी के हुए अभिभाषण पर सरगर्मियां जोरों पर। आरजेडी की ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। महामारी को लेकर पीएम मोदी पर बरसे आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। भागलपुर में डीएम ने की समीक्षा बैठक में अस्पतालों की बेड बढ़ाने पर हुई चर्चा। मीटिंग में कई अधिकारी रहे मौजूद। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार दरिंदों ने किया नाबालिग के साथ दुष्कर्म। नाबालिग का वीडियो बनाकर दे रहे थे धमकी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बात बिहार की में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बिहार में पंचायत चुनाव पर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि कोरोना की कहर की वजह से पंचायत चुनाव 15 दिनों तक अब टाल दिए गए। एक बड़ा फैसला ये, और अब 15 दिन के बाद अब इस पर होगा फैसला कि क्या वाकई में आगे पंचायत चुनाव अब कराया जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बिहार में भी स्थितियां बेकाबू हैं। 10,0455 मामले सामने आए थे पिछले 24 घंटों में। तो फोन लाइन पे प्रशांत झा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे। प्रशांत जी, जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे थे कोरोना को लेकर, और हालात ना बिगड़े उसके पहले एक अहम फैसला पंचायत चुनाव को टाला गया। प्रशांत जी। बिल्कुल सागर, जो स्थिति बिहार में है, जिस तरह से कल के आंकड़े सामने आए थे कि पूरे बिहार में 10,455 लोग फिर से संक्रमित हुए हैं, उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने आज एक अहम फैसला लिया है। सबसे पहले तो उसने 15 दिनों के लिए जो चुनाव थे, पंचायत चुनाव, उसको टाल दिया है। साथ में जो निर्वाची पदाधिकारियों की कल से बैठक शुरू होने वाली थी, जो प्रमंडलवार, उसको भी स्थगित कर दिया है। और ये कहा गया है कि 15 दिनों के पहले फिर एक बार राज्य निर्वाचन आयोग इस पर बैठक करेगी और स्थिति का आकलन करने के बाद ही चुनाव को लेकर के कोई नई घोषणा करेगी। लेकिन जो बिहार में अभी स्थिति है सागर, वो बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। कोरोना, लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और स्थिति यह है कि लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने भले ही ना की हो, लेकिन पूरे बिहार में आप जहां भी चले जाइए वहां लॉकडाउन की स्थिति है। लोग घरों से बाहर निकलने के से परहेज कर रहे हैं और ऐसे में ये पंचायत चुनाव कराना कहीं से भी मुनासिब नहीं था। लिहाजा राज्य निर्वाचन आयोग ने आज इस पर यह फैसला लिया है और ये बड़ा फैसला है सागर। लेकिन प्रशांत जी, मुझे लगता है जो पंचायत चुनाव टाला गया बिहार में, अन्य राज्यों को भी इससे सबक लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं कई राज्यों में हालात बेकाबू। चाहे हम यूपी की बात करें या अन्य राज्यों की हम बात करें, उन राज्यों में कहर कम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर विलंब हो रहा है लगातार। देखिए सागर, अगर पंचायत चुनाव जैसे हम जो चुनाव होते हैं जिससे कि पूरे राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज की बात की जाती है, उसको अगर नहीं टाला जाएगा तो देश में ही नहीं, जो राज्य इस पंचायत चुनाव को लेकर के अभी सक्रिय हैं, वहां हालत बेकाबू होने हैं। बिहार ने पहले ही ये डिसीजन ले लिया है कि वो अभी पंचायत चुनाव 15 दिनों तक टाल रहा है और इसके बाद स्थितियों के आकलन करने के बाद वो इस पर कोई नया फैसला लेगा। लेकिन एक बात बता दूं कि जैसे उत्तर प्रदेश है, बाकी राज्य हैं, वहां भी पंचायत चुनाव की शुरुआत है, वहां तैयारियां चल रही हैं, लगभग नॉमिनेशन की स्थिति है। और ऐसे में अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो निस्संदेह लोगों के बहुत ज्यादा जान का नुकसान होगा और ये राज्य सरकारों को समझना चाहिए और बिहार से उनको इस बात की सीख लेनी चाहिए कि बिहार ने पहले ही यह डिसीजन लेके पूरे देश के लोगों को बता दिया है कि हम कोरोना काल में किसी भी अपने नागरिक की जान से नहीं खेलेंगे। और यह फैसला अगर सिर्फ बिहार का नहीं और दूसरे राज्य भी ले लें तो शायद और लोगों की जान जाने से बच जाए, क्योंकि अभी जो कोरोना की जो हालत है वो बेकाबू है और ऐसे में किसी भी तरह का चुनाव कराया जाना लोगों की जान से खेलने की जैसी स्थिति है सागर। लेकिन जो प्रशांत जी कहा गया कि 15 दिनों के बाद इस पर अब विचार किया जाएगा, मौजूदा हालात और तस्वीरों को देखने से नहीं लगता है कहीं से भी कि 15 दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे। लगभग 1-2 महीने का इंतजार भी अब करना पड़ सकता है पंचायत चुनाव के लिए। बिल्कुल सागर, देखिए जो स्थितियां हैं, आप 15 दिनों का सिर्फ आकलन कर लीजिए कि जिस तरह से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है। आज से 15 दिन पहले जब बिहार में 2300 लोगों की संख्या आई थी तभी सरकार चिंतित हो गई थी। लेकिन आप जब ये रविवार सोमवार की बात करें और सोमवार को 10,455 लोगों के
संक्रमण होने की बात आई है, तो इससे आप समझ जाइए कि बिहार में हालत अभी बेकाबू जा रहे हैं। और सिर्फ अभी 1-2 दिनों के अंदर ही, जैसे ही जितनी ही जांच आगे बढ़ेगी, संक्रमितों की संख्या वैसे ही बढ़ेगी। क्योंकि आप देखिए कि दूसरे राज्यों में जो बिहार के लोग जो कामगार थे, जो काम कर रहे थे, वो तमाम लोग वापस आ रहे हैं और तमाम लोगों की जांच संभव नहीं हो पा रही है। क्योंकि यहाँ पर आरटीपीसीआर की जो किट है वो भी कम है, ट्रूनेट से जांच हो रहा है, कई लोग जांच नहीं भी करा रहे हैं। और सागर, एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहली बार जब लॉकडाउन लगा था और बिहार में जो कोरोना की हालत थी, उस समय गांव में मरने की खबर नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार आप दंग हो जाएंगे कि बिहार के 85,000 से ऊपर गांव में से आधे गांव में लगभग लॉकडाउन की स्थिति है, कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है, लोगों की मौतें हो रही हैं। और ऐसे में पंचायत चुनाव कराना और इसको आगे टाल देना, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। और 15 दिनों के बाद अगर हालत बेकाबू रहे तो हो सकता है कि यह चुनाव 2-3 महीने आगे जा सकते हैं सर। लेकिन प्रशांत जी, इन बड़े फैसलों में आपको नहीं लगता कि एक और फैसला शामिल किया जाना चाहिए इसी क्रम में, वो लॉकडाउन का फैसला? क्योंकि नाइट कर्फ्यू के बाद हालात वो सामान्य दिखाई नहीं दे रहे हैं जो अपेक्षा थी सरकार की। क्योंकि बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान भी पाबंदियां बेशक लगाई गई, मामले और बढ़ते चले जा रहे हैं। प्रशांत जी, देखिए सागर, सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन कर देने से सिर्फ अगर कोरोना रुक जाए तो वो लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन लगाए जाने के बाद जो राज्य की आर्थिक स्थिति है, जो आम लोगों की स्थिति है, वो भी दयनीय हो जाएगी। और सरकार का अभी तक मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। और यही वजह है कि लॉकडाउन करने के लिए प्रधानमंत्री ने भी जो कल अपने संबोधन दिए थे, उसमें उन्होंने राज्यों पर कहा था और कहा था कि लॉकडाउन सबसे अंतिम अस्त्र के रूप में लिया जाना चाहिए। पहले सरकार की कोशिशें होनी चाहिए। आपको एक जानकारी दे दूं कि पटना में जितनी भी दुकानें हैं उसको हिसाब से 1 दिन गैप करके खोले जाने के आदेश पटना की जिलाधिकारी ने किया है। और जांच की जो प्रक्रिया है उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहले ये किसी खास अस्पताल में था, लेकिन अब इस बार आप दंग हो जाएंगे कि छोटे छोटे मोहल्लों में भी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि जो संक्रमित हैं उनकी पहचान हो सके और दूसरे लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए कंटेनमेंट इलाके घोषित किए जा रहे हैं। वहां पर फिर से जो पहले लॉकडाउन में किया गया था उसी तरह से वहां बांसबल्ले से घेर के कंटेनमेंट जोन की घोषणा हो रही है। और आप समझ लीजिए कि लॉकडाउन सिर्फ एक उपाय नहीं है, लॉकडाउन तो लास्ट उपाय है। और इस बार सरकार ने भी यही सोचा है कि जिस तरह से उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया है, नाइट कर्फ्यू के दौरान जो बाहर से आने वाले लोग थे वो सफर नहीं कर पा रहे हैं, वो रुक जा रहे हैं, तब उनकी जांच हो पा रही है और इससे संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। आप सागर समझ लीजिए कि जो स्थिति है उसमें लॉकडाउन अभी तत्काल नहीं किया जाए, लेकिन जो पाबंदियां हैं, जो सख्ती हैं, उसको बहुत कड़े तरीके से लागू किया जाना चाहिए। सागर, चलिए, शुक्रिया प्रशांत जी पूरी बातचीत के लिए। तो 15 दिनों के लिए टाला तो गया है पंचायत चुनाव, लेकिन क्या यह संभव लगता है कहीं से भी कि 15 दिनों के बाद इस पर विचार किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस तरह से प्रशांत जी ने भी जिक्र किया कि हालात इस समय बेकाबू है, कोरोना का कहर इतना खतरनाक है कि इसको अब लगता है कि 1-2 महीने का इंतजार अब करना पड़ेगा पंचायत चुनाव पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए अभिभाषण के बाद राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। कोई ट्विटर के माध्यम से तो कोई सीधे मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र और राज्य की सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी की प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए लॉकडाउन के अंतिम विकल्प पर जमकर निशाना साधा और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस तरह से हालात अभी देश और राज्यों के हैं, इनमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। देश शव के ढेर पर है और केंद्र की सरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प अब कह रही है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है कोरोना का आंकड़ा, ये चिंता का विषय है। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा था कि जान है तो जहान है। अब उपदेश दे रहे हैं लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। जिस समय लॉकडाउन तैयारी के साथ लगाना था, आपने आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया। लोग भूखे मर रहे थे, पैदल आने को मजबूर हुए, जान चली गई लोगों की। और जब आज चारों ओर लाशों के ढेर पर कई राज्य खड़े हो गए हैं, चिताएं असंख्य जल रही हैं,
और अब और बिहार में कोरोना की रफ्तार दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती चली जा रही है। कोरोना का कहर इस कदर बिहार में फैला हुआ है कि इसकी चपेट में आने से आम लोगों के साथ ही साथ विधायक, नेता, ऑफिसर भी इससे अछूते नहीं हैं। कोरोना के कारण मौत के गाल में लोग लगातार समाते जा रहे हैं। बिहार की जमुई जिले में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों के दिन प्रतिदिन संख्या में इजाफा हो रहा है और अभी तक कुल 14 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हाथों को 20 सेकंड तक साबुन के पानी से जरूर धोएं। आप सभी को बिहार की बेटी का प्रणाम। कोरोना महामारी एक बार फिर से विकराल रूप ले रहा है। अफसोसजनक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे समय में आपसे यही अपील करेंगे कि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें। फेस मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सामाजिक दूरी का पालन करें। चेहरा छूने से पहले हाथों को 20 सेकंड तक साबुन के पानी से जरूर धोएं। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। ऐसे समय में यथासंभव मदद एक दूसरे की जरूर करें। आप सभी को बिहार की बेटी का प्रणाम। कोरोना महामारी एक बार फिर से विकराल रूप ले रहा है। अफसोसजनक सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे समय में आपसे यही अपील। भागलपुर कलेक्ट्रेट की समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर चर्चाएं की गई। बैठक में एसएसपी नित्याशा गुड़िया, नवगछी एसपी सुशांत कुमार सरोज, अररिया डीएम प्रशांत कुमार समेत कई अधिकारी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। आज समीक्षा हुई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अस्पताल में बेड का मैनेजमेंट। तो हम लोगों का जो मायागंज अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ डेडिकेटेड चूँकि वो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए बन चुका है तो 700 से ज़्यादा बेड वहाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट 5 हॉस्पिटल में 199 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 100 के लगभग बेड ऑक्सीजन सप्लाई के साथ है। मुंगेर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद जिला प्रशासन अब सख्त हो गया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री की ओर से कोरोना को देखते हुए दिशा निर्देश भी जारी किए गए, जहां एसडीओ के नेतृत्व में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की एक टीम शहर का भ्रमण करते हुए लोगों से कोरोना महामारी से बचने की अपील भी कर रही है। वहीं एसडीओ खगेश चंद्र झा ने बताया कि सभी दुकानों के लिए आगाज अलग खोलने के समय भी फिक्स किए गए। जिला प्रशासन ने दुकानों को कैटेगरी बनाई है, कौन सी दुकानें कब खुलेंगी। तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो अनिवार्य चीज़ें हैं, फल, सब्जी, किराना की दुकानें, उन दुकानों को रखा गया है। उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक की कैटेगरी में सप्ताह में 3 दिन कुछ दुकानों को एक समूह में रख के ये आदेश निर्गत किया गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू हो गए हैं। खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में हालात काफी खराब हैं, जिसके चलते वहां लॉकडाउन जैसे हालात बन गए और लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं पटना जंक्शन पर प्रवासियों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार की पोल खोलकर रख दी। करता था कॉल सेंटर में, तो ये जब से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन दिल्ली में अनाउंस किया तो वो वर्क फ्रॉम होम हो गया। हमारे पास लैपटॉप नहीं था तो हम वापस लौट के आ गए। पिछले साल जो हुआ था वो नहीं देखना चाहते थे, कहीं उससे भी बुद्तर हाल हो जाए, इसलिए हम लोग वापस पलायन के लिए मजबूर हैं। वहाँ की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। और जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी बता ही दिया था कि 15 से पहले सभी बिहारवासी अपने राज्य लौट जाए, उसके बाद कुछ भी होगी तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। किसी को स्थिति को भांपते हुए पहले ही हम लोग पलायन के लिए जेडीयू नेता नीतीश कैबिनेट में एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। मेवालाल चौधरी कोरोना संक्रमित थे, जिन्होंने पारस अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था। सोमवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांसें ली। मुंगेर के तारापुर से मेवालाल विधायक थे और कृषि विभाग के वीसी रहते नियुक्तियों में गड़बड़ी से चर्चा में आए थे। इस वजह से उन्हें शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
बिहार की कटिहार से एक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मामला फलगा थाना क्षेत्र के सोथा गांव का है, जहां एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ बाइक सवार दरिंदों ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म का वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकी दे रहे थे, जिसके बाद पीड़िता ने इसी जानकारी को अपने परिजनों को दी। पीड़िता और उसके परिजन ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चिन्हित दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में अब जुटी है। वहीं घटना से पूरे गाँव में आक्रोश का माहौल है। हल्का थाना अंतर्गत ग्राम सोहता में 19 तारीख को रात 9 बजे एक नाबालिग की लड़की शौच करने गई थी। उसी क्रम में वहाँ कोई जो लड़का था, जो बालिग था, उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में फलका थाना में पीड़ित के परिवार के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस द्वारा तत्काल जो है दोनों प्राथमिक को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है और पीड़ित नाबालिग लड़की उसको 164 का बॉन्ड प्लस मेडिकल के लिए कटिहार भेजा। हमरा पोती का बाहर कच के चीज पैखाना गिले आ पैखाना फिरेल वहाँ पकड़ी के मोटरसाइकिल चढ़ा कर ले गए, वहाँ गलत काम कर रहे। कहाँ करो दोनों लड़का भागी के से लया कहाँ पर शंभुजा का एक मिलन झा का खेतल में घर बने पपड़ी बने। सहरसा जिले से एक बार फिर से सरकार के दावों की सच्चाई की तस्वीर सामने आई। मामला सहरसा जिले के नवट्टा प्रखंड का है, जहां पर दरभंगा बॉर्डर से बकुनिया वार्ड नंबर 2 तक मनरेगा योजना के तहत रोड बननी थी, जो कागजों पर तो बन चुकी है, पर जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता इंद्रदेव ने। देखिए आप। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा जिला के बकुनिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में और यहाँ योजना का बिल तो पास हो गया है, लेकिन शहर जमीन पे थोड़ा सा भी काम नहीं हुआ है। और आइए यहाँ के जनता से जानने की कोशिश करेंगे। इन लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया, लेकिन कहीं से इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और आइए हम जानने का कोशिश करेंगे कि जो कितना की योजना थी, क्या परेशानी थी और क्यों नहीं बन पाई है ये रोड। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रंजीत प्रसाद यादव है। अच्छा जी, मैं बकुनिया पंचायत से बकुनिया गांव से ये हूँ। बकुनिया मेरा घर है। ये जो योजना आप देख रहे हैं ना सर, ये दरभंगा सीमा से बकुनिया घर तक का योजना था, जो टोटल अमाउंट जो 2 पार्ट में डिवाइड है और दोनों जो है ना 15-15 लाख का सर ये योजना है। हम लोगों ने जब मुखिया जी से पूछा, क्योंकि ये जो बांध है सिर्फ एक बांध नहीं, हम 5-10 गांव का जो है ना इस पे पूरा टिका हुआ है। इसलिए टिका हुआ है सर, भविष्य टिका हुआ है। क्योंकि कुल जनसंख्या कितनी होगी यहाँ की? एक पंचायत की जनसंख्या भैया कितना होगा? 8,000 टोटल जनसंख्या एक पंचायत का है। सिर्फ एक पंचायत की बात बता रहे हैं। और इस बांध से चूंकि पुला डिपेंड करता है, तो इसलिए 5-7 गांव मतलब पंचायत मिला करके ये इन्होंने ये किया था, आंदोलन किया था। और ये बांध का मतलब ये उन्होंने बोला था कि बांध बनना चाहिए। फिर हम लोगों ने जब मुखिया जी से पूछा कि ये बांध क्यों रुक गया, तो उन्होंने बोला कि ये काम शुरू हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ये योजना बंद कर दी गई है और ये इस पे काम स्टॉप कर दिया गया। जब हम लोगों ने इनके साइट पे जाकर के निकाला, इसमें टोटल जो है ना आपको 13,97,000 का बिल बना हुआ है। इन्होंने टोटल पेड अमाउंट, और टोटल अमाउंट जो है ना सर आपके सामने में रखा हुआ है, 2 लाख जो है ना इनका पेड अमाउंट है। ये 2 पार्ट में है, मैं जो फर्स्ट पार्ट की बात बता रहा हूँ। और इसमें लिखा गया है सर कि देखिए दरभंगा सीमा से बकुनिया घाट तक में मिट्टी भराई, ये टोटल अमाउंट उठ चुका है। जो ये इसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर हम लोगों ने उनको ये जाकर के दिखाया भी कि सर ये काम हो चुका है और ये अमाउंट उठ चुका है। फिर उन्होंने आश्वासन दिया हम लोगों को कि हम इस पे काम कराएंगे, लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं इस पे कुछ काम नहीं हुआ। ये सिर्फ एक योजना की बात बता रहा हूँ। हम लोगों ने जब निकाला पूरा डिटेल निकाला, तो बहुत ऐसी सारी योजना है जो सिर्फ आपके कागज पे हुआ है, जमीनी स्तर पे एक वहाँ पे कुछ भी मिट्टी नहीं डाला गया है। अगर आप वो योजना के बारे में बताएंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वार्ड नंबर
2 में जो दुर्गी ये वार्ड नंबर 3 में शंकर साफी के घर से दिनेश साफी के घर तक में मिट्टी एवं ईट सोली, ये योजना जो है ना अभी भी सिर्फ कागजी स्तर पे हुआ है। ठीक है, जमीनी स्तर पे कुछ भी वहाँ पे एक मतलब मुट्ठी भर मतलब बालू या मिट्टी वहाँ पे नहीं गिरा गया है। मुखिया क्या नाम है? मुखिया जो है ना सुनीता देवी है, पति श्री सरन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत यादव है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। ये बॉर्डर से दरभंगा और सहरसा आने से आपको आने में परेशानी भी होती है? और परेशानी बहुत बड़ा परेशानी है हम लोगों को। यही अगर रोड क्लियर हो जाए तो हम लोगों का मन चैन हो जाएगा। हम लोग अभी जो यातायात करते हैं ये नदी के कारण हम लोग को जो है रात को अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो केतपुर घाट एक साधन है जो अभी फिलहाल जब पानी कम है तो हम लोग आसानी से नदी पार भी कर जाते हैं हेल करके, लेकिन अब अगर यही पानी का रूप ले लेता है तो हम लोग को बड़ी मुश्किल हो जाता है। हम लोग एक प्रकार से जैसे जेल में कैद रहते हैं उसी तरह से हम लोग पैक हो जाते हैं। अच्छा, ये कितना की और कहाँ से कितना की योजना थी और कहाँ से कहाँ ये बकुनिया घाट से दरभंगा सीमा तक का 2 पार्ट में योजना किया गया था। उसमें हम लोग एक पार्ट का योजना को खोल करके देखे। पहले तो हम लोग देखे यहाँ आकर के काम रुका है, फिर मुखिया जी से बातचीत किए, उसके बाद जो है मुखिया जी से मिले, उसके बाद मुखिया जी का कहना हुआ जो कि ये योजना बंद कर दिया गया। उसके बाद भी आश्वासन दिया अरुण कुमार। आप बताइए क्या कैसे ये हम लोग बहुत कठिन से रिक्वेस्ट करके मंत्री जी की कहा करके डीडीसी साहब को सब मिल करके मंत्री जी दरभंगा सीमा से लेकर के और बकुनिया घाट तक एस्टीमेट बना, उसमें 2 पार्ट में किया गया। करने के बाद इसमें तो काम कुछ नहीं हुआ है और हम लोग अभी जो निकाले हैं उस पर सब जोड़ करके बताया गया है जो 24 लाख का निकासी इसमें हो चुका है। क्या नाम है? मेरा नाम सत्तन यादव हुआ, बकुनिया पंचायत वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर 1 में और भी योजना सारा है, उसमें जो लगभग सब जोड़ करके 55 लाख का लगभग गमन सिर्फ वार्ड नंबर 1 में ही हुआ है। सब कुछ पर फोकस देती है। और यहाँ देख रहे हैं नागरिकों का आरोप है कि जो ये योजना करीब 2 पार्ट में किया गया था, जो कि मुखिया का सिर्फ 10 लाख का ही योजना का टेंडर होती है और यहाँ प्रशासनिक के द्वारा इन लोगों के प्रयास के द्वारा 2 पार्ट में इस योजना को किया गया था, जिसमें जमीन पे कुछ तो नहीं है और 13 लाख की करीब पेमेंट भी हो चुकी है। और यहाँ आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो एक टेलर मिट्टी भी नहीं गिराया गया है यहाँ पे। जिला विधिक संघ जमुई का चुनाव संपन्न हुआ, जहां जिला विधिक संघ जमुई के निर्वाचन अधिकारी सज्जन कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष और महासचिव सहित कुल 32 पद के लिए 51 उम्मीदवारों ने इस चुनावी मैदान में भाग लिया। वहीं 765 अधिवक्ता मतदाताओं में 761 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद अश्वनी यादव अध्यक्ष और महासचिव पद पर विपिन सिन्हा निर्वाचित हुए हैं। मतपत्र है 5 नंबर बॉक्स खाली, और जो वोट दिया जो नहीं दिया सारे हमारे घर के सदस्य हैं जो हमसे पराजित हुए, किसी भी पद पर जो हार गए सबको हम लेके सबको जोड़ के चलेंगे, किसी को कोई शिकायत नहीं होने देंगे। वैसे भी मेरी आदत रही है कि मैं हर सदस्य के सुख दुख में हम हमेशा हाजिर रहने का। अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से क्या सुविधा या क्या अधिवक्ताओं के लिए विकास हमने पहला तो लाइब्रेरी की जो स्थिति है, लॉयर के लिए रिच लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, हमको यहाँ के लोगों ने हमको भारी मतों से जिताया है और आज मेरा ये 6ठा बार जीत है महासचिव पद पर। इसके पहले भी मैं 5 बार महासचिव रह चुका हूँ, इस बार 6ठा बार मैं बना हूँ और अधिवक्ताओं के लिए जो भी कल्याण कार्य होगा उसको मैं करूँगा, उन्हें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह कठिनाई नहीं होगी। कुल 32 पदों के लिए ये चुनाव हो रहा है जी और कुल 51 प्रत्याशी हैं जी और टोटल वोटर 765 टोटल वोटर 765 है, जिसमें 661 पोल हुआ है, 701 पोल हुआ है, 701 पोल हो गया है 765 में।
विपिन सिन्हा जो निर्वाचित हुए अध्यक्ष पद के लिए संपन्न हुआ विधायक चुनाव 32 पद के लिए 51 उम्मीदवार थे और विधायक संघ का चुनाव संपन्न। हुआ विधायक संघ का चुनाव। जमुई की ये तस्वीर। अध्यक्ष पद पर विपिन सिन्हा निर्वाचित हुए। जमुई की यह खबर जहां पर संपन्न हुआ विधायक संघ का चुनाव। तो एक बड़ी खबर आ रही है पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से। बेखौफ अपराधियों ने युवक पर बम फेंका है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। युवक पर बम फेंका गया। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद। बमबारी में युवक गंभीर रूप से घायल। बड़ी खबर पटना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपसी रंजिश में जानलेवा हमले की आशंका है। रंजिश में जानलेवा हमला। चौक थाना क्षेत्र के कैमाशिको मोहल्ला की यह घटना है। जो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, एक बड़ी खबर जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स पर बम फेंका है। पूरी जानकारी अनिल। जी बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये सागर बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। पटना सिटी इलाके के कैमाशिको का ये घटना है जहां पे चौक थाना अंतर्गत ये इलाका पड़ता है, जहां पे अपराधियों द्वारा घटना को अंजाम देने वक्त ही अंजाम खुद को ही भुगतना पड़ा है। ऐसे में अगर बात करें हम तो एक युवक है जो कि बुरी तरह से घायल हो गया है। हालांकि उसको प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया था, फिर उसे पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि प्रथम दृष्टिया जो है वो घटना को अंजाम देने के क्रम में ही ये अपराधी जो है इसकी चपेट में आ गया है और बम कहीं ना कहीं उसके हाथ में ही फटा, जिस वजह से वो बिल्कुल एक बड़ी घटना थी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए बात बिहार की में इतना देखते रहिए हैप्पी न्यूज। नमस्कार।